चेतना जब विकसित होती है, जब बढ़ती है आगे और जब आप परिपक्व होते हैं, तब आप क्या करते हैं, इसी जोड़ घटाने से दूर होना चाहते हैं। बहुत अच्छा। और जब उम्र एक ढलान पे आ जाती है तो आपको ये भी लगता है कि अब कोई मतलब नहीं है। जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा जानकारी है, इसमें जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, उसकी ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सारे माध्यम एक साथ ग्रो कर रहे हैं। हमें कोई कैलकुलेटर नहीं नाप सकता, हम इमोशंस के लोग हैं, तो हमें इमोशन से जोड़ो, प्रतिशत से मत काटो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का हमारे इस क्यों घंटी बजी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम स्वागत करते हैं जनाब प्रताप सोमवंशी जी, जो कि हिंदुस्तान दैनिक हिंदी के मैनेजिंग एडिटर। 32 सालों के इनके अनुभव को आज हम सभी के साथ ही शेयर करेंगे। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं स्वागत तबले से करना चाहूंगा। क्या बात। बहुत स्वागत। क्या बात है भाई, बहुत खूब। प्रताप जी शुरू। थैंक यू प्रताप जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। प्रताप जी एक चीज बताया, आपका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ, तो प्रतापगढ़ से नाम पड़ा प्रताप का आपका, या वैसे ही आपके प्रताप से उज्जवल हुआ नाम? देखिए, वो क्या है कि मेरा जो सर्टिफिकेट नेम है या पुराने स्कूल और विश्वविद्यालय दोस्तों के बीच मेरा नाम है शिव प्रताप सिंह है। तो मैंने 1989 में 88-89 में एक तरफ से सिंह निकाला, एक तरफ से शिव निकाला, उधर से सोमवंशी जो राजपूतों में जो एक मेरी जो उपजाति है सोमवंशी, तो उसको मैं डाला। तो इस तरह मिला जुला के मैंने प्रताप सोमवंशी कर दिया। अब तो मेरी नाम भी यही है, मेरी पहचान भी यही है, बस कुछ पुराने दोस्तों के वो नाम रह गया है। बहुत प्रताप जी, सबका पैमाना अलग, जोड़ घटाना भी अलग। हर एक शख्स को लगता है वो नुकसान में है। ये नुकसान और जो फायदे वाला जो आपका कॉन्सेप्ट, जो सोच है, ये कब से शुरू होता है? ये सोच कहाँ शुरू होती है? ये सर कभी अमरजीत सिंह का क्वेश्चन सर। क्या बात है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपका शेर है, ये शेर। हाँ बिल्कुल, ये आपकी चेतना में ये शब्द तो जोड़ घटाना आ ही जाता है। लेकिन जैसे चेतना जब विकसित होती है, जब बढ़ती है आगे और जब आप परिपक्व होते हैं, तब आप क्या करते हैं, इसी जोड़ घटाने से दूर होना चाहते हैं। बहुत अच्छे। और जब उम्र एक ढलान पे आ जाती है तो आपको ये भी लगता है कि अब कोई मतलब नहीं है। करेक्ट। तो जिस जमाने में मैंने ये लिखा कि सबका पैमाना अलग, जोड़ घटाना भी अलग, हर एक शख्स को लगता है वो नुकसान में है, तो उसी फायदे नुकसान को जोड़ते जोड़ते फिर मैंने आते आते करीब 5 साल पहले लिखा कि ये ख्वाहिशें तो वो सीढ़ियां हैं जो खत्म होती नहीं कहीं भी। क्या बात। ये ख्वाहिशें तो वो सीढ़ियां हैं जो खत्म होती नहीं कहीं भी, समझ गया हूं मैं चढ़ते चढ़ते कई बरस से उतर रहा हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। रिवर्स, मतलब पूरा रिवर्स ही कर दिया। हाँ, तो वो जीवन यात्रा इसी का नाम है कि कभी आप जोड़ घटाना करते हैं, कभी जोड़ घटाने से दूर जाने की बात करते हैं, कभी सीढ़ियों से उतरने की बात आती है। और मैं उस दौर में हूं जब सीढ़ियों से उतरने की कोशिश में लगा हूं। तो जिंदगी का फलसफा दे दिया आपने एक लाइन में। तो ये जो सोच शुरू हुई, मेरा क्वेश्चन था, ये जो सोच शुरू हुई है किस उम्र से शुरू हुई है, कब शुरू होती है? मैं आपको पीछे लेके आगे की बात कर रहा हूँ। ये अगर जो कविता की चेतना है तो 15-16 बरस की उम्र से शुरू हो जाती है। कहानियां लिखना मैंने कक्षा 4 में लिखी थी पहली कहानी, यानी तब मेरी उम्र 10 साल के आसपास थी जी। और उसका भी एक रोचक किस्सा है, तो मैं इन ब्रीफ बता दे रहा हूँ। वो मैंने कहानी लिखी, जो कहानी थी 3 पेज की, बड़े बड़े शब्दों में, अक्षरों में, और जो मैंने उसको छपने के लिए संपादक को भेजा सरस्वती सक्सेना को, तो चिट्ठी थी 6 पेज की। 6 पेज की चिट्ठी में मैंने लिखा था कि आप इसे जरूर छाप दीजिएगा, आप छापेंगे तो मेरे घर वाले लिखने देंगे, आप अगर नहीं छापेंगे तो मेरे घर पे कोई लिखने नहीं देगा, आप छापेंगे तो मुझे पढ़ने मिलेगा, नहीं कोई लिटरेचर पढ़ने नहीं देता।
मैंने ये सब उनको तकलीफ लिख के भेजा था। उधर से कहानी तो नहीं छपी, लेकिन उनका जवाब आया था जो मेरे लिए सबसे बड़े पुरस्कार की तरह था। तो सर्वेश्वर जी ने लिखा कि हालांकि जो तुमने लिखा है ये कहानी तो कतई नहीं है, लेकिन तुम मायूस मत होना, तुम मायूस मत होना, तुमने कोशिश की कुछ लिखने की। ये जो 3 पेज से ज्यादा जो तुम्हारी चिट्ठी है वो ज्यादा क्रिएटिव है, तो तुम लिख सकते हो, ये मैं तुम्हारी चिट्ठी के आधार पे कह रहा हूँ। तो तुम पहले पढ़ो फिर लिखना। तो उसके बाद फिर मैंने एक अंतराल कर दिया कि एक बड़े की सीख थी कि चलो पढ़ो, कुछ सीखो, तब आगे लिखने की यात्रा में आप आगे बढ़े। तो ये उसके बीच की एक छोटी सी कहानी का मैंने जिक्र किया। तो आपके उस वक्त के प्रेरणादायक कौन रहे, किन्होंने प्रेरित किया आपको, आपके आइडियल कौन रहे उस वक्त आपके? मैं तो बल्कि अभी मैं पूछने वाला था कि अमरजीत भाई ने पहले ही पूछ लिया। सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं, दैट्स फाइन। अमरजीत भाई, हुआ ये कि छपे हुए शब्द और छपे हुए शब्दों में जो नाम थे वो औरों की क्या अनुभूति है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ईश्वर की तरह लगते थे वो लोग। आप सोचिए, राम कुमार वर्मा नाटककार, जिनकी बहुत प्रसिद्ध, हाँ, कहानियां, नाटक हमारे कोर्स में लगे हुए थे। तो मैं इलाहाबाद में जहां मेरा घर है वहां से उनका 4 किलोमीटर दूर था। जब मैं उधर साइकिल से जाता था तो किसी फिल्म स्टार के घर की तरह जैसे लोग खड़े होके झांकते हैं, मैं कक्षा 11 में पढ़ता था तो मैं उनके घर की ओर झांकता था कि वो दिख जाए, और जब वो दिख जाते थे तो मैं उनको प्रणाम करके चला जाता था। मैं कभी उनसे मिला नहीं। क्या बात? ये बाद में जब मैं लिखने लगा, एक वर्कशॉप में मैं उनके साथ रहा, तब मैंने उनको बताया, मैं गया, मैंने उनके पैर दोनों हाथ से छुआ, सर रख दिया पैर पे, तो उन्होंने कहा इतना तुम क्यों इमोशनल हो रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मैं इसलिए अतिरिक्त भावुक हो रहा हूँ कि मैंने कक्षा 11 में ऐसे करके मैं आपको देखता था। तो हम दोनों, उनकी आंख में आंसू थे, मैं तो रो ही पड़ा था। तो इस तरह से जो लिखने के प्रति आदर था, शायद इसी के लिए मैंने उनको पढ़ा, तमाम उन लोगों को पढ़ा जो लोग अच्छा लिखते थे। तो जब आप अच्छे लिखे के पढ़ लेते हैं तो वो कहते हैं कि फिर आप अच्छा सुन लेते हैं, अगर तो आप 2-4% गा लेते हैं, अच्छा पढ़ लेते हैं तो 2-4% कर लेते हैं। तो इसी जो लोगों का पढ़ा सुना है उसका 2-4% कुछ मेरे में आ गया होगा, तो वही मैं लिखता रहता हूँ, वही कोशिश करता रहता हूँ। बहुत खूब। प्रताप जी, एक चीज बताएं, आप पत्रकारिता में इतने साल से, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल, मैं सोचता हूँ कि जो आपने 30-35 साल पहले अपना करियर शुरू हुआ था, उस टाइम तो लिपि लिखी जाती थी, पेपर जैसे निकला जाता था। कुछ दर्शकों को ये बताएं कि आज तो सब कुछ डिजिटल हो गया, सब कुछ डिजिटल हो गया, उस जमाने में आपका दिन कैसे शुरू होता था, बीट कैसे रहती थी, कैसे रिपोर्टिंग होती थी, न्यूज कैसे आप कलेक्ट करते थे, और अल्टीमेटली वो अखबार कैसे निकलता था? आप सोचिए क्या रोमांचक चीज थी। आज के दौर में अगर आप बताएं तो लोग कल्पना नहीं करेंगे। अचानक रात में मैं चीफ रिपोर्टर था और अचानक फोन आया घर के नंबर पे, लैंडलाइन इसलिए लगी होती थी क्योंकि मैं चीफ रिपोर्टर था, तो घर पे फोन लग गया था, वरना उससे पहले फोन भी नहीं था जी। तो वो फोन आता है कि मानसरोवर सिनेमा हॉल के पास बम चल गया है। अब आपका जो रिपोर्टर रात में जा चुका है, आपके पास कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं है। तो अब आप क्या करते हैं, खुद सिर्फ इस सूचना पे खुद आप वहां जाते हैं, वहां से रात में पता करते हैं कोई बम नहीं चला। अब ये जानकारी, सिर्फ इतनी जानकारी देने के लिए आप वहां से स्कूटर लेके फिर अपने ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में बताते हैं कि कोई बम नहीं चला। तो कम्युनिकेशन की इतनी लिमिटेशंस के बीच लोग काम करते थे। तो ये बात एक कम्युनिकेशन की हो गई। दूसरा लिमिटेशन थी, मैंने मोनोटाइप के जमाने में, फिर जो कंप्यूटर टाइपिंग होती थी, ब्रोमाइड बनता था, उस जमाने में काम किया कि जब कंप्यूटर से गैली निकलती थी उसे हम कैंचियों से काट के चिपका के उसकी प्लेट बनती थी, तब छपता था। लेकिन हमको अपना संघर्ष छोटा लगता था जब हम अपने पुरखों से सुनते थे उनके जमाने में, लेकिन वो क्या खूबसूरत लोग थे और क्या काबिल लोग थे, क्या उनके पास सलाहियत थी। उन्होंने कहा कि अचानक एक दिन हैंड कंपोजिटर को हमने बताया कि भाई ये एक ऐसे कंपनी का विज्ञापन आ गया है जिसका नाम रा से शुरू होता है। अच्छा। तो पूरे पेज का विज्ञापन है जिसमें 70-80 रा इस्तेमाल होंगे।
तो उसने कहा कि राह कम, की संख्या कम है, गिनती के राह है। तो उसने बताया नीचे कि साहब अब राह ज्यादा खर्च कर दिया आप लोगों ने, तो आगे के जो 3 पेज छपेंगे उसमें राह का कम इस्तेमाल कीजिएगा। बताएं। तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच चैलेंज होता था कि हम 3 पेज लिख दें, राह कम से कम आए। तो हम पूछते थे कि कितने राह बचे हैं, तो वो कहता था कि अब 14 राह बचे हैं, सब दिमाग खत्म है। में कैलकुलेशन। तो हम 3 के 3 पेज लिखते थे, और 3 पेज लिखने के बाद उनके पास इतना शब्द भंडार होता था, उनका शब्द ज्ञान इतना अच्छा होता था, उनके पास शब्द वाक्य विन्यास मजबूत थे कि वो आखिर में कहते थे कि ये लो, हमने 10 राह में सारे काम चला दिए और अपने बचे हुए राह रख लो। तो इस एबिलिटी के लोग थे। तो उस जब हम उनकी दक्षता, उनकी योग्यता देखते हैं, तब हमें लगता है कि उनसे हमने कम संघर्ष किया। आने वाली पीढ़ियां टेक्नोलॉजी के कारण और कम संघर्ष करेंगी, लेकिन चैलेंजेस अलग अलग थे। हमारे सामने कुछ चैलेंज नहीं थे, आज कुछ चैलेंज हैं। हमारे पुरखों के सामने भी कुछ चैलेंज नहीं थे। तो समानांतर सब चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पुराना जमाना अच्छा होता है, पुराने जमाने अच्छा भी होता है, कुछ चुनौतियां लिए हुए। हमारा जमाना भी अच्छा था, कुछ चुनौतियां लिए हुए, और आज की चुनौतियां। बस सौभाग्य मेरा यह है कि मैंने उनके साथ काम किया जो एकदम टिपिकल माध्यम में काम करते थे। हमने सेमी मोड में काम किया, अब एकदम हाईटेक जमाना आ गया है और हम आज भी उस प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो हम एक 3 पीढ़ियों के बीच सेतु के रूप में हैं, तो इसलिए मेरे पास ज्यादा जानकारियां हैं। एक अभी ये डिजिटल जो जमाना है, डिजिटल का या हाईटेक का जो जमाना है, नवीन जी से रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पहले भी अखबार छपते थे, अखबार आज भी छपते हैं। पहले डिजिटल नहीं होता था। आज आप चाहे रेडियो पर सुन लीजिए या टीवी पर सुन लीजिए या जैसे फेसबुक के जरिए या हमारे जो सोशल मीडिया उसके जरिए सारा कुछ आपको अवेलेबल है। आप जहां मर्जी जब मर्जी कोई भी अखबार खोल के देख सकते हैं। तो अखबारों की बिक्री में कितनी कमी आई है या कितनी बढ़ोतरी हुई है इस डिजिटल जमाने में, जबकि ये अवेलेबल है इजीली? ये बहुत ही सुंदर बात आपने की, और खास तौर पे ये हम 3 लोग तो मीडिया से और माध्यमों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे सुनने वाले हैं उनमें कई सारे लोगों के लिए भी उनके मन में ये सवाल आता होगा बार-बार, और उनको ये समझना, उनके लिए भी एक समझने में उनको मदद करेगा। आप देखिए कि जब रेडियो से पहली बार समाचार आया 1930-31 के डिकेड में, तो उस जमाने में कहा गया कि अब अखबार कौन पढ़ेगा, अब तो लेटे-लेटे आप समाचार सुन सकते हैं। अब तो अगर आप अनपढ़ हैं तब भी समाचार सुन सकते हैं। अब आपको किसी और काम को करते हुए आप आंख बंद किए रहिए, पढ़ लीजिए, और कुछ देखते हुए किसी के साथ आप सुन लीजिए। एक साथ पूरा गांव सुन सकता है, एक साथ पूरा टोला सुन सकता है, सब लोग सुन सकते हैं। सुनना ज्यादा सरल होता है पढ़ने के, ज्यादा लोग सुन सकते हैं अलग-अलग चीजों में। लेकिन आप ये जानिए कि उसके 5 साल के भीतर पूरे दुनिया में जहां-जहां रेडियो से समाचार गया, वहां अखबारों की सर्कुलेशन 1.5 गुनी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि लोगों के पास जानकारी नहीं थी। जानकारी का सूत्र ये है कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घर में रहेंगे। लेकिन अगर मैं बता दूं कि नवीन भाई हमारे मोहल्ले में बम चल गया है, तब नवीन भाई मुझे फोन करके पूछेंगे आपके मोहल्ले में बम चला था, किसको चोट लगी है? नहीं पता तो नहीं पता है। फिर हमसे पूछेंगे, फिर जो जानता होगा सबसे पूछेंगे, जिस तरीके से जानना होगा। तो वेरियस मीडियम पे आप जानकारी इकट्ठा करते हैं। आज के जमाने को मैं एक ट्रेल बनाता हूँ। एक जैसा आपने कहा, एक आदमी को गोली मारी, ट्विटर पे एक आदमी ने फोटो खींच ली, उसकी वीडियो आ गया, सीसीटीवी फुटेज, उसने उसको ट्विटर पे डाल दिया। हमने देखा, अरे ये ट्विटर पे है, जरा चैनल चलाओ, चैनल पे देखो कहाँ है। तो चैनल पे तब तक न्यूज आ गई, थोड़ी ज्यादा जानकारी लेके चैनल पे जानकारी आ गई। हमने कहा गूगल करो, इसकी न्यूज होगी। तो हमने गूगल पे वो न्यूज डाली, गूगल पे आ गया 6, 8, 10 लाइन लगा के। फिर उसके बाद जब सुबह हमारे यहाँ अखबार आया तो हमने देखा वो डिटेल के साथ था। यानी जो समाचार माध्यम था वो डिटेल है। न्यूज किया, सोशल मीडिया ने, वर्चुअल मीडियम से आया, इंफॉर्मेशन विजुअल्स आया, टेलीविजन पे डिटेल, सेमी डिटेल आया वेबसाइट पे, और एक्स्ट्रा डिटेल आया एकदम कॉम्प्रिहेंसिव और एक्सप्लेनर की तरह
न्यूज़पेपर में। इसके बाद इसमें क्रेडिबिलिटी का भी मीडियम हो गया। हो सकता है ट्विटर पे फर्जी वीडियो चल जाए तो वहां से कंफर्म हो जाएगा, टेलीविजन पे भी अगर आ रहा है तो वो फर्जी नहीं है, यानी उन्होंने उसको वेरीफाई कर लिया। हम तक आया, जिसके पास टाइम है तो हम उसे वेरीफाई नहीं करेंगे, उसके सारे वर्जन, उसकी पुरानी पिक्चर, नई पिक्चर सब मिला के छापेंगे। तो आपको एक प्रामाणिक जानकारी जब आप वेरियस मीडियम से होकर गुजरते हैं तो आपके पास मिल जाती है। तो यही वजह है कि सारे समाचार माध्यम अपनी अपनी गति से बढ़ रहे हैं। अगर वो घट रहे हैं तो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज करने की कीमत पे घट रहे हैं, बाकी कोई नहीं घट रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि कोविड के जमाने में जब अखबार बंद हो गए थे, हमको लगता था हमारा धंधा बंद, हमें कुछ और करना होगा। अब कोई नहीं पड़ेगा। वो न्यूज़पेपर सब लौट आए हैं, उनके रेवेन्यू भी लौट आए हैं, उनकी कॉपीज भी लौट आई हैं। किसी न्यूज़पेपर का कोई एडिशन बंद नहीं हुआ है, जबकि डिजिटल का जो एक्सपेंशन है वो मल्टीफोल्ड हो गया है और हमारा भी रेवेन्यू बढ़ गया है। तो इस तरह से जानकारी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा जानकारी है इसमें जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है उसकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए सारे माध्यम एक साथ ग्रो कर रहे हैं, जैसे एक बाग में ग्रो करता है पौधे फूल। बहुत अच्छे, बहुत प्रताप जी, मुझे भी अखबार पढ़ने का बहुत शौक है बचपन से, और ये मुझे मेरे बड़े भाई बलवंत सिंह से मिला। तो मैं उनको जब सैटरडे संडे का मतलब मैं उनको कहता था यार क्या चाट ही जाओगे अखबार को, उसमें से एक लाइन वो पढ़ते थे और पूरा मतलब 6, 8, 10 पेज का जितना भी होता था। तो ये मुझे उनसे मिला, और हम आज भी मेरे घर में अखबार मिल जाएगा, पर वो मजा नहीं है क्योंकि यहाँ पर मासिक मतलब हफ्ते वाला मिलता है कि हफ्ते के बाद आपको न्यूज मिलती है, तब तक की सारी जो हमको न्यूज पहले मिल चुकी होती है बासी हो जाती है। हाँ, जैसे आपने कहा कि वो डिटेल में पढ़ना और वो पास में रखी रहना कि हाँ यार कुछ सुना था, लेट मी सी इट, कि भाई रीड इट, कि भाई वो पूरा डिटेल बात क्या है, क्या हुआ, क्या वो अपने पास सुरक्षित है, आपने उसको रख लिया ताकि उसको दोबारा पढ़ लिया जाए अगर आपने जल्दी जल्दी में कहीं आते जाते न्यूज सुनी है तो। ठीक, मैं एक और मेरा इसके साथ सवाल था कि कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जो कि सभी जानते हैं, हिंदुस्तान है, नवभारत है, या अपने दैनिक भास्कर है या जागरण है, ऐसे अपने सारे न्यूज़पेपर्स हैं। उनके अलावा भी हजारों छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स भी छपते हैं जो कि दोपहर का हो गया, कोई शाम का हो गया। ये क्या चक्कर है, मतलब ये क्यों उनको छापने की नौबत आई कि दोपहर की खबर भी आप सुना रहे हो, शाम को भी आ रहे हो? अरे भाई वो तो न्यूज ही है, सुबह आ जाएगी आपके पास। तो क्या समझते हैं? नहीं, ये क्या होता है कि जब ये नहीं थे वर्चुअल मीडियम सब, तो आपको तात्कालिक जानकारी चाहिए थी। इंसान क्या है कि जानकारी के बाद रुकता नहीं है। आप किसी दोस्त से बात करें, नवीन जी से बात करें और नवीन जी से आप कुछ बात छुपा के बोले क्या भी मैं बताता हूँ, तो बात ये है तो थोड़ी देर में मुक्का चलने लगेगा आपस में कि बता ही दो। ठीक है, तो ये सही कह कोई मौका न चले, जानकारी उनको तत्काल मिल जाए, इसलिए था कि दोपहर का, मिड डे, मॉर्निंगर, इवनिंगर, लेट नाइट एडिशंस, और ये कई बार हम कैजुअली निकालते थे। अगर कहीं कोई घटना हो गई है तो हमने एक दिन का स्पेशल पेपर भी निकाल दिया कि अभी लोग वेट नहीं करेंगे सुबह का, अभी रिजल्ट आ रहा है तो हमें सवेरे ही छापना पड़ेगा। 9 बजे रिजल्ट आ गया तो दिन में 12 बजे रिजल्ट देना है। कोई भी रिजल्ट के लिए वेट, जिस जमाने में टेलीविजन ये नहीं थे, इंटरनेट, हम अखबारों में रिजल्ट छापते थे, हमें अपने दफ्तर में घुस पाना मुश्किल होता था। इतने लोग, कई हजार लोग बाहर खड़े रहते थे और हमें हमारा रिजल्ट बता दीजिए, रिजल्ट बता दो। और हमारे यहाँ जो प्यून होते थे उनका जेब तलाशी है तो उसमें 500-700 रुपए होते थे, 10-20 रुपए को ले लेते थे। सही बात, बिल्कुल आपने सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो पहला गेट कीपर होता है उसको पार करना ही सबसे मुश्किल होता है, तो उसी की जेब गरम कर दो। बिल्कुल, प्रथम अधिकारी वही होता है। बिल्कुल। अच्छा प्रताप जी, एक चीज बताएं, इतनी सारा टाइम पूरे आजकल मीडिया की बात होती है, कई बार करप्शन की बात होती है, तो आजकल क्या मीडिया वन साइडेड हो गया है या अभी भी बैलेंस बना रहा है कि जैसे कई सारी कुरीतियां हर प्रोफेशन में होती है, तो क्या आज मीडिया में भी कुछ कुरीतियां आई हैं कि नहीं आई हैं? देखिए, सवाल यह है कि मीडिया समाज से अलग तो है नहीं। आप देखिए, अगेन से कभी किसी ने कहा
कि आज प्रेमचंद की तरह लेखक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आज गांधी की तरह नेता क्यों नहीं है। तो सवाल ये होता है, हम कहें कि सामाजिक बुनावट से अलग कोई मीडिया माने क्या है? मीडिया का शब्द का अगर शाब्दिक अनुवाद कहें तो माध्यम किसके लिए? जनता के लिए, उसकी बात सुनने का एक माध्यम है, यानी एक लाउड स्पीकर है जो कुछ कम लोगों को सुनाई पड़ रहा है, वो लग गया तो ज्यादा लोग सुन सकते हैं। उसी तरह से कम्युनिकेशन का एक टूल है अखबार, कि जो जानकारियां, जो चीजें हैं वो आई, वहां से आके चली गई, वो लोगों को मिल गई। अब इसमें जो करप्शन है, जो चीजें हैं, वो ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल नहीं है या कल बिल्कुल नहीं, या शुरू हुआ तब नहीं थी, अपने अपने अनुपात पे थी। मैं मजाक के तौर पे लोगों को, किस्से के तौर पे मैं सुनाता हूँ कि एक गाना है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो ये मैं पूछता हूँ लोगों से कि ये गाना किस सन में लिखा गया, तो गाना 52 या 53 का गाना है। लिखा किसने था? पंडित प्रदीप ने, जिनकी उम्र थी 1915 में पैदा हुए थे उज्जैन में। तो यानी अगर आज जो जीवित है तो 108 साल के होते पंडित जी। पंडित जी से अगर आज 108 साल के आदमी के पास आप जाएं और वो जीवित हो, आप उससे पूछें कि आपका जमाना कैसा था, तो कहेगा बहुत सुंदर था, बड़ी अच्छी बात थी, बड़ी ईमानदारी थी। तो मैं सोचता हूँ अगर इतना सुंदर था तो गाना काहे लिखे थे? क्योंकि उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ हुआ होगा। हाँ, अरे उसमें सब तो लिखा है कि देख तेरे संसार की हालत, कि भाई भाई को मारे, ये करे, वो ये करे। यानी वो गाना था तो इस हकीकत थी, तभी तो पंडित जी ने गाना लिखा था। तो यानी वो सब था, वैल्यूज को जीना। अभी मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता है, पहले संस्थाओं में भी लोग जीते थे और व्यक्तिगत तौर पे जीते हैं। आपको उदाहरण के तौर पे, संस्थाओं में वो वैल्यूज गिरी है, इसलिए आपको ज्यादा बड़े तौर पे दिखती है। व्यक्तिगत वैल्यूज लोग अभी भी जी रहे हैं, तो मैं उसको इस तरह देखता। अच्छा, एक मिनट अच्छा चलो पहले आप। अच्छा, हाँ जी प्रताप जी, ऐसा है कि अब ये तो हमारी बातचीत तो चलती रहेगी, पर वो बताएं कि राम तुम्हारे युग का रावण था, उसके बारे में बताएं, वो प्लीज सुना दीजिए, और उसके बारे में बताएं थॉट प्रोसेस क्या था, पहले तो सुना दीजिए। देखिए, ये था कि अच्छा, मैं आपके जो दर्शक है उनको ये भी बता दूं, ये 2016 को मेरी मैं जो इतवार छोटा पड़ गया वो आई उस किताब में। उस किताब की पांडुलिपि 2012 से पब्लिशर्स के पास थी, उसमें भी था। उसके पहले पत्रिकाओं में छपा है, 2009-10 में लिखा गया शेर है। अच्छा। अभी क्या है, जो लोग इसको मौजूदा सरकार से जोड़ के देखते हैं, वो कहते हैं साहब आप मोदी के खिलाफ लिख रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं, जो लोग उस जमाने में थे तब वो उसको मनमोहन सिंह के लिए कहते थे। तो शायर तो अपने समय की तर्जुमानी उस वक्त सही कह रहे हैं। हाँ, वो कहता, वो तो जो आइडिया उस टाइम आया उस पे आपने लिख दिया। तो शेर ये था कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। ये एक सोशल मैसेज है कि आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि जो मैंने बात कही, मेरी उसी बात का ये तर्जुमान शेर की, यानी तब का इंस्टीट्यूशन, तब के जो लोग, तब के जो राजा थे, उनमें ये वैल्यू सिस्टम था कि वो ट्रांसपेरेंट थे, बुरे भी थे तो ट्रांसपेरेंट थे। अब वो ट्रांसपेरेंसी कम होती जा रही, तो इंस्टीट्यूशंस में जो क्षरण है, जिसकी हम लोग इसके शेर के पढ़ने के पहले बात कर रहे थे, वो दिख रहा है। तो उसी को ये इंटरप्रेट करता हुआ ये शेर था। क्या बात। तो ठीक है जी, इसी से रिलेटेड मैं पूछना चाह रहा हूं कि हर एक पेड़ काटा जा रहा है, हमें प्रतिशत में बांटा जा रहा है, इधर दीवार ऊंची हो रही है, उधर खाई को पाटा जा रहा है। कौन सी बात आपको हिट की, कौन सी बात चुभी? ये जब मंडल कमीशन का जो 90s का दौर था, जब आरक्षण के खिलाफ पूरे देश में आग लग रही थी, सब हो रहा था, तो ये हो रहा था कि 85-15, 80-15, 30-20, 15-17% ये, 13% ये। हमको लगता था हम इंसान हैं, हम प्रतिशत नहीं हैं, नंबर्स नहीं, परसेंटेज नहीं देखे जा सकते, हमें कोई कैलकुलेटर नहीं नाप सकता, हम इमोशंस के लोग हैं।
तो हमें इमोशन से जोड़ो, प्रतिशत से मत काटो। तो फिर ये तब शेर हुआ था, ये मतला था कि हरा एक पेड़ काटा जा रहा है, हमें प्रतिशत में बांटा जा रहा है, और इधर दीवार ऊंची हो रही है, उधर खाई को पाटा जा रहा है, हमारे हाथ में हथियार देकर हमारा हाथ काटा जा रहा है। क्या बात है, तो लाइन लिखी है, तुम्हारे हौसले बढ़ने लगे हैं, तुम्हारा नाम छाटा जा रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। तो आप अभी आपने खुद का ही शेर पढ़ा कि तुम्हारे हौसले बढ़ने लगे हैं, तुम्हारा नाम छाटा जा रहा है। कभी ऐसा हुआ कि आपका नाम छाटा गया हो कि सोमाजी साहब ये क्या छाप रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, किसके खिलाफ लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो? ये आता है, तमाम जगहों पे आता है, तमाम तरह दबाव आते हैं, चाहे माफिया के दबाव हों, चाहे पॉलिटिकल प्रेशर हों, चाहे चीजें हों। मैं तमाम लोग, माफियाज के प्रेशर तो इस तरह के आते हैं, बड़े इंटरटेनिंग, बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। अच्छा, बताएं सर। वो ऐसा होता है कि आपके दफ्तर में एक कोई आएगा और कुछ नहीं करेगा, आप सीसीटीवी भी ले, वो जाता है किसी दफ्तर में और उस दफ्तर का जो ब्यूरो चीफ है उसके दोनों पैर छू लेता है वो। अच्छा। वीडियो फुटेज में पैर छू रहा है, पूछेगा आप कैसे हैं, आपने उसके खिलाफ खबर छापी है, वो करेगा कैसे हैं आप, बोले ठीक। अच्छा। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले हमें आपकी याद आई, परसों हम जेल से छूट के आए, हमने कहा कि चल के अंकल से मिला है, अंकल से मिला है, जेल में आपको बता दिया कि मैं कौन हूँ। हाँ, तो अंकल से मिलने चले आए। हाँ नहीं मिला है। तो आपने क्या आप घर स्कूटर से ही जाते हैं या हेलीकॉप्टर वगैरह, कार वगैरह कुछ ली? बोले नहीं स्कूटर से जाते हैं। बोले नहीं आप एक हेलीकॉप्टर ले लीजिए, क्योंकि आजकल सड़क में स्कूटर स्लिप बहुत होता है, नीचे आ जाता है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं। और आप मेरे अंकल हैं, आपको कुछ हो गया तो हमें बड़ी तकलीफ होगी, इसीलिए हमने सोचा आपको सजेशन दे आए। फिर दोनों पैर छूता है, फिर वो चला जाता है। फिर जो ब्यूरो चीफ रहता है वो डर जाता है, उसको मैंने पूछा कि यार क्या हुआ? हाँ, कहता है अभी मैं जाऊंगा तो वो ट्रक से कुचल देगा मुझे स्कूटर से, ये मुझे लग रहा है। ये सच की एक घटना है जो मेरे एक दफ्तर में घटी। और ये जो फियर है, फियर के लिए आपको सीधे कहने की जरूरत नहीं। कई बार जब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा तो दूसरा हंसता है, उसको लगता है ये कहां से मार देगा। तो कई बार एक आदमी जब आपको प्रणाम कर लेता है, आप उससे डर जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल फियर वाला कौन है? और डर वातावरण में फैलता है, डर कहीं किसी आदमी से नहीं होता है, डर को बोल के बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ये डर पूरे परिवेश में बनता है। तो ये जो परिवेश है ये कई बार आपके पास आता है, टकराता है, और आप इससे दो चार होते हैं और आप इसको एंजॉय भी करते हैं, ये आपका प्रोफेशन है। सही कह रहे हैं। अच्छा प्रताप जी, एक चीज इसी से रिलेटेड जो इसका आखिरी शेर था, आप मैनेजिंग एडिटर हैं, अब इतने बड़े उस ओहदे पर हैं कि, और आपके हाथ में जो हथियार है, कलम रूपी जो हथियार है, जहां आप काम करते हैं या जिस जगह भी आपने काम किया है, कि आपके हाथ में हथियार देकर आपका मतलब हमारा हाथ काटा जा रहा है। कभी ऐसा हुआ है कि आपको उस जगह पर बिठा दिया हो और आपको कहा कि नहीं ये काम नहीं करना है, आपने ऐसे नहीं लिख सकते आप? नहीं, ये तो ये मैं बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, देखिए पहले तो मेरा बैकग्राउंड जानिए कि मैं इतना दब्बू, इतना संकोची, मैं इस कैमरे में नहीं दिखता, लेकिन मैं एक एवरेज हाइट का व्यक्ति हूँ, बहुत दुबला पतला, एकदम काला कलूटा, गांव का, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं। मैं बता रहा हूँ ना ईमानदारी से, क्योंकि आज हम दिल की बात कर रहे हैं। गांव का एक लड़का तो शहरों के दफ्तर में घुसने से डरता था। मैं शहरों में किसी अखबार के दफ्तर में नहीं जाता था, मुझे लगता था कि हर आदमी मेरा अपमान करने के लिए बना है। ये मेरे दिमाग में ग्रंथि थी कि जो है वो मेरा अपमान कर देगा। तो अपमान नहीं भी करता था तो मुझे लगता था कि ये मेरा करेगा, अभी अच्छे से बोल रहा है, 2 मिनट बाद करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स के तहत मैं कहीं नहीं जाता था, मैं सिर्फ लिखता रहता था, लिख के मैं भेजता रहता था। लिखते लिखते इसी तरह से करते करते अवसर मेरे पास तक चल के आए। तो जो भी अवसर आया मेरे पास, उस अवसर को मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की। उसने मेरे लिए अवसर बनाए, उसी से इसी अवसर बनते 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 मैं आज यहाँ तक पहुंचा। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मेरे दफ्तर में कोई भी बायोडाटा अगर डाक से, ईमेल से, व्हाट्सएप से आता है
तो आज की तारीख में उन्हीं दिनों को याद करके मैं उसको इंटरव्यू के लिए जरूर कॉल करता हूँ, वो चाहे पास हो चाहे फेल। मैं सोचता हूँ इसमें कोई एक लड़का मेरी तरह का होगा जो अखबार के दफ्तर में आके कह नहीं पाएगा, संकोच में बोल नहीं पाएगा। तो हो सकता है कि मेरी इस कोशिश से वो व्यक्ति यहाँ आइडेंटिफाई हो जाए। बहुत अच्छा। तो मैं अपना काम करता रहा और मैं रहा, तो मेरे ऊपर कभी कोई इस तरह का मैंने कभी अपने को ओवर क्रांतिकारी पोज नहीं किया। मैं देखिए सिस्टम में काम करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, ईमानदारी से इसको स्वीकारता हूँ, हर फोरम पे कहता हूँ कि मैं अपना, अगर मुझे कहीं झंडा लहरा के करना है कि रेल का चक्का जाम करो, ये बोलना है, तो मैं सड़क पे खड़ा होकर नारा लगाऊंगा। मैं अगर एक सिस्टम पे नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे जो संस्थान है उसके वैल्यू सिस्टम का भी करना पड़ेगा। हाईवे पे चलने के प्रोटोकॉल होते हैं। हाईवे पे चलने पे ये नहीं होता कि आप इंडिपेंडेंट चलने के लिए जिग जैग आप चलाइए गाड़ी कि पीछे की सवारी भी मरे, आगे की सवारी भी मरे। तो मेरा संस्थान चलता रहे ताकि मैं भी आगे बढ़ता रहूं, ताकि मैं जो संस्थान के जरिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो भी कर पाऊं। तो मैं इस तरह से एक उस धारा में चलता देखता हुआ आदमी हूं। वैसे मैं करता आया, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अमरजीत भाई, अब जरा थोड़ा सा आप रिलैक्स करो गुरुजी। आपने पैर उठा लिया, मैं क्या बोलूं, इतना बड़ा हथियार आपने उठा लिया। मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तुम नहीं, मैं तो सर की लाइनें बता रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं सर। आपकी जो कविता है प्रताप जी, ये एक नज्म, हाँ जी, ये एक कविता है जी। अब इस कविता को पढ़ने के लिए मुझे इसमें ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो चूंकि कोई बात नहीं, तो याद रहते हैं। आप कुछ और पढ़ दीजिए। नहीं, आप ये बता दीजिए कि आप इनके साथ क्यों नहीं है, सिर्फ इतना बता दीजिए, कविता मत पढ़िए कोई बात नहीं, मैं कैसे हूँ यही तो कविता है। वो सच ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत खूब, सच ये है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अच्छा, प्रताप जी, बुंदेलखंड के किसानों की आत्महत्या और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपने काफी लिखी, उसके बारे में कुछ बताइए। एक सीरीज लिखी है, उसके बारे में बताइए। हाँ सर, देखिए क्या हुआ, एक दिन मैंने टीवी खोला, 2007 की बात है, 2007 में। तो मैंने टीवी खोला तो उसमें एक बहुत ही राष्ट्रीय दृश्य आ रहा था कि मीका जी राखी सावंत को किस कर रहे थे। अच्छा, तो वो चल रहा था, तो मुझे लगा यार मैं यही देखता रहूं, ये कल इसी चीज को डिटेल करके मुझे अखबार में छापना पड़ेगा। तो मेरी क्या उपयोगिता है, मेरी क्या जरूरत है, मैं क्यों काम कर रहा हूं। तो मैंने अपने जो मेरे बॉस हैं, मेरे एडिटर इन चीफ हैं, तो वहां भी वो थे, तो मैंने उनको फोन किया। तो मैं उनको जो है, हम लोग हिंदी के अखबारों में अभी भी उस परंपरा का पालन करते हैं, मैं उनको भाई साहब कहता हूँ। मैं 25 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ, शशि शेखर जी। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई साहब ये राखी सावंत तो मीका यही सब छपेगा, मैं तो एकदम फेडअप हो गया हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि मैं ये छोड़ के कोई और काम करूँ। तो उन्होंने कहा यार तुम लिखते पढ़ते थे, तुमने पहले इतना काम किया, जाओ फील्ड में काम करो। एडिटर होने का मतलब नहीं है कि आप फील्ड में सीट पे ही बैठे हो। अगर आप कैप्टन हैं तो आप जाइए ना, बॉर्डर पे लड़िए सिपाही की तरह। आप मूलतः तो सिपाही है ना। हाँ जी, मूलतः तो सिपाही। तो आपने अपने फ्रंट पे तो सिपाही रहता है, कांधे पे टैग लगा के आप कमरे में बैठ गए। तो मैंने फिर, मेरे एक दोस्त है संजय सत्यान, उनके साथ फिर मैं पूरा विदर्भ में फार्मर सोसाइटी के मामले चल रहे थे, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में भी थे, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा था फार्मर सोसाइटी। फिर मैंने एक पूरी यात्रा की उनके साथ 15 दिन की, एक एक जगह गया, लोगों से मिला, देखा। उसमें मैंने सीरीज पे बहुत सारी स्टोरी, एक आध स्टोरी का मैं जिक्र बताऊं जो रोचक स्टोरी है। जी जी बिल्कुल। हमने एक स्टोरी की कि बुंदेलखंड में हाथी पालना आसान है, ट्रैक्टर पालना कठिन। क्या तो कंपैरिजन हाथी और ट्रैक्टर का कंपैरिजन किया हमने। उसमें दिया कि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ने एक बड़ा काम किया था। प्रकाश सिंह बादल की सरकार ने यह कर दिया कि अगर आपके पास 8 एकड़ से कम का खेत है तो आपको कोऑपरेटिव के लोन नहीं मिलेंगे ट्रैक्टर खरीदने का। और ये एक बढ़िया फैसला था कि जिसके पास कम खेत है उसको ट्रैक्टर की क्या जरूरत है।
और एक ट्रैक्टर को साल भर रखने का जो खर्चा होता था वो 1.5 लाख रुपए होता था। उसके टायर के खर्चे, उसकी बैटरी के खर्चे, उसका सर्विस के मेंटेनेंस, सब मेंटेनेंस था 1.5 लाख रुपए, यानी 12 से 15 लाख रुपए, हजार रुपए महीना। और जो किसान के पास, जिसके पास खेती है 5 बीघा, उसको तो 15,000 महीने की कमाई नहीं होती थी, कमाई नहीं हो रही। तो वो बेवजह पाल रहा है, खाली स्टेटस सिंबल की तरह। तो और वहां जो बुंदेलखंड में ही महोबा में जो लोग हाथी पालते थे, वो 40 दिन के लिए उस हाथी को उज्जैन ले जाते थे, जो जैनियों के उत्सव थे वहां। तो 40 दिन के लिए हाथी काम करते थे, वहां से बहुत सारे पैसे सोना चांदी लेके आते थे, और वो लोग ठीक ठाक थे, किसान भुखमरी के कगार पे थे। तो हमने दोनों को कंपेयर किया कि ये बुंदेलखंड में ट्रैक्टर पालना आसान, हाथी पालना आसान है, ट्रैक्टर पालना कठिन। तो ये बहुत एक जो चर्चा में रिपोर्ट रही। मैंने एक एस्टेब्लिश किया वहां पे कि फार्मर सुसाइड में किसान खेती के लिए आत्महत्या नहीं कर रहा है, आपने जो रूरल सेक्टर में इलाज की व्यवस्था खराब की है, वो दवाई के लिए लोन लेता है। सारे जो लोन जो प्राइवेट सूदखोरों से लिए जाते हैं, वो खेती के लिए नहीं लिए जाते। वो किसान का बेटा बीमार होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो उसके इलाज के लिए वो पैसा लेता है। तो यानी हेल्थ जमीन गिरवी रख देगा, हेल्थ सिस्टम। बच्चों की पढ़ाई के लिए लेता है कि बच्चों को फीस देनी है, इसके लिए लेता है, उसके लिए लेता है। बेटी की शादी में वो लोन लेता है, शादी के लिए लेता है। तो ये जो उसके जिंदगी की दिक्कतें हैं, हम उसको नहीं देखते, हम एग्रीकल्चर की स्कीम लगाते हैं कि इससे किसान का भला होगा। तो एक एस्टेब्लिश किया कि भाई अगर आप किसान का भला करना चाहते हैं, तो जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चरल, जो उसकी बेसिक जरूरतें हैं, उस पर काम करिए। तो एक सवाल था, तो ये कुछ स्तर तक आप कर पाए। वो जो एक शेर है इरफान सिद्दीकी साहब का, रात से जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग, रात से जीत तो सकता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। क्या बात, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। सोमन जी साहब, मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूं। हाँ, तो मैंने यही हाँ जी, जी बात पूरी कीजिए आप। तो मैं इसी तरह से करता रहा कि चलिए, आप रात का अंधेरा नहीं खत्म कर सकते, लेकिन आप जो दूर अंधेरे पहाड़ में एक दिया बन सकते हैं कि जो दूर से दिखाई पड़ता है कि एक दिया जल रहा है, यानी उम्मीद बची है, उम्मीद बची है, लाइट हाउस। हाँ जी, मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि क्योंकि आप नहीं बताएंगे वो बात, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि आपको इस जो बुंदेलखंड के किसानों की आत्महत्या और बर्बादी होती खेती पर जो आपने सीरीज बनाई थी, उसके लिए आपको कुलिश इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया 2007 में। ये मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं। और भी एक अवार्ड मिला, साउथ एशिया मीडिया फेलोशिप, जो कि 1999 में मिला। तो उसके लिए आपको बधाई है कि आपके इस हार्ड वर्क को, आपकी सोच को आगे रख के उन लोगों ने आपको सम्मानित किया, जिसके लिए हम भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हाँ जी नवीन जी। बिल्कुल। अच्छा, आप कुछ रोचक बातों पे आते हैं अपना। नहीं, आपका क्या मतलब है? ये रोचक बातें नहीं थी? नहीं, ये और इससे ज्यादा भी रोचक बातों पे आते हैं। कैसे मतलब यार? अच्छा भाई, माफी मांग लेता हूँ, मैं माफी मांग लेता हूँ। अच्छा, तो प्रताप जी एक चीज बताया, जो आजकल का पॉलिटिकल वातावरण है, मोदी जी इलेक्शन पे इलेक्शन जीत रहे हैं और बहुत लोकप्रिय नेता है, अनडाउटेडली लोकप्रिय नेता है, और 24/7 into 365 डेज के पॉलिटिशियन है। आपका क्या मानना है, कि आपका क्या व्यू पॉइंट है बीजेपी मोदी जी को लेके, और अभी ये 3 इलेक्शन जीते हैं, और आगे का 2024 का क्या सिनेरियो बनता जा रहा है? देखिए क्या होता है कि ये जो पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशंस हैं जी, हमारे यहाँ एक मुख्यमंत्री हुए श्यामा चरण शुक्ल, जो विद्याचरण शुक्ल के बड़े भाई थे, जो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो वो कहा करते थे कि जो राजनीतिक भविष्यवाणी करने वाले लोग, मतलब जो नजूमी हैं, वो अक्सर गलत साबित होते हैं। आप इसी चुनाव के परिणामों को देखिए, चुनाव परिणाम के 3 दिन पहले तो सब गलत साबित हुए। पिछले चुनाव परिणामों को जब चुनाव हुआ था, तो कोई आदमी यही कहता था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आएगी, गलत साबित हुए। तो अगले भी जो चुनाव लगाएंगे, वो पिछले के अनुमान के आधार पर लोग व्याख्या कर देते हैं।
जी। उनको ग्राउंड रियलिटी का कोई पता नहीं होता। ग्राउंड रियलिटी को हम पता भी कर लें तो देश हमारा इतना बड़ा है, इतनी उसमें विविधताएं हैं, इतने उसमें फैक्टर्स हैं कि क्या चीजें तब क्या स्वरूप लेंगी हम में से किसी को नहीं पता है। लेकिन आज की सूरत ये है, एक तरफ एनडीए है जो एक मजबूती के साथ है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसको मजबूत होना है, जो अभी बिखरा हुआ है। अब वो कितना मजबूत होता है, कितना तैयार होता है और कितनी तैयारी से लड़ता है, और जो एनडीए है ये मजबूती को बरकरार रखता है या इसमें कुछ छेद होता है इनकी नाव में और थोड़ा कुछ पानी भरता है, फिर कुछ इनकी नाव डगमगाती है, तो ये भी समय के साथ तय होगा। इसकी कोई व्याख्या नहीं होती। हम एक्चुअली व्याख्या नहीं करते हैं, अपनी-अपनी रुचियों के आधार पे इंटरप्रेट कर देते हैं। करेक्ट, अपनी रुचियां, जो हमारे कान को सुनना अच्छा लगता है। देखिए, हाँ, वो लगता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट अमरजीत, एक मिनट, एक सवाल। तो एक तो ये हो गया, दूसरा एक ईवीएम का मुद्दा आता है। कुछ पार्टियां कहती है जहां हम हार गए वहां ईवीएम ने हरा दिया, और कुछ पार्टियां कहती है जहां जीत गए वहां ईवीएम ने जितवा दिया। क्या चक्कर, क्या मामला, क्या ईवीएम का सर? देखिए इस पे मैं 100% वो कहता हूँ ईवीएम की बात गलत है। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आज पाकिस्तान में ईवीएम हटा दिया गया, वहां आंदोलन हो रहा है कि ईवीएम लाओ। नवाज शरीफ सरकार ने, जो शहबाज शरीफ थे, उन्होंने हटा दिया। आज वहां जो मेन पार्टी है वहां की तहरीक-ए-इंसाफ, वो कहती है कि साहब ईवीएम हटा के इन्होंने हमें पुराने जमाने में डाल दिया। हमारे यहाँ जब इलेक्शन कमीशन ने 2 महीने का चैलेंज दिया, अपने वहां ईवीएम की मशीनें रख दी और कहा भाई अगर आप क्रैक कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये हैक हो सकता है, तो आप हैक करके दिखाओ ना। उसने कराया, उसने पूरे सबको बुलाया, उनके लोग गए, कोई तब तो जाता नहीं वहां पे। अपने एक्सपर्ट लेके, जो आज एक्सपर्ट लोग टिप्पणी कर रहे हैं, वो जाए ना इलेक्शन कमीशन में, दिखाएं कि ऐसे हैक होता है। ईवीएम कह रहा है, वो कह रहा है हम अपना ईवीएम आपको देने को तैयार है, आप ईवीएम लीजिए। देखो अमरजीत, कितना जरूरी पॉइंट है ये, कितना बढ़िया बोला इन्होंने कि बिल्कुल आपने दर्शकों को सच बताया कि हमें तो ये भी नहीं मालूम था कि उन्होंने बुलाया चैलेंज के लिए। मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, ये इस तरह से मैं परिणामों के आधार पे किसी चीज को नहीं, और कोई भी जो साइंटिफिक चीज है वो साइंटिफिक चीज है। हाँ, अगर हैक हो सकती है, कोई भी चीजें हैक हो सकती हैं, तो उसको प्रमाणित कीजिए। और जब हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा हैकाथन चलाया था पिछले दिनों, आप गूगल करेंगे, गूगल पे मिल जाएगा, और कोई गया नहीं, उसमें कोई जाता ही नहीं। एक पार्टी ने अपने आप, उन्होंने कहा कि निकाल के ईवीएम दिखाया बना के। अरे भाई, आप असली ईवीएम को जाओ, वहां दिखाओ, करो, हम लोग वेलकम करेंगे। आप सोचिए कि अगर साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हो जाती, कहीं से आ जाता, तो क्या पूरे देश में लोग नहीं मानते? अच्छा, फिर ये अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन है। अगर पिछली बार आप मध्य प्रदेश में वहां छत्तीसगढ़ में आप जीत गए, मध्य प्रदेश में जीत गए, राजस्थान में जीत गए, तब कोई डिबेट खत्म हो जाती है। करेक्ट, अपने सहूलत के साथ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतने साल का आपका अनुभव है पत्रकारिता में, और आपके द्वारा लिखा हुआ सिलेबस यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, तो आप हमारे दर्शकों को प्लीज ये बताइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में और कहाँ ये पढ़ाया जा रहा है, और क्या पढ़ाया जा रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी सोच है, वो आप जरा शेयर कीजिए। ये सवाल जरा फिर पूछिएगा, मुझे थोड़ा आवाज में वो ग्लिच आ गया था। अच्छा, नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपके द्वारा बनाया हुआ सिलेबस जो पत्रकारिता का है, वो मुख्तलिफ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है, तो वो कहाँ पढ़ाया जा रहा है, और उसके क्या क्या रूप हैं, किस तरह से? देखिए, ये पाठ्यक्रम एक व्यक्ति नहीं तय करता, कई सारे लोग मिलकर तय करते हैं। तो कई सारे लोग मिलकर बनाते हैं, एक बोर्ड होता है, तो एज ए एक्सपर्ट मैं उसमें बुला लिया जाता रहा। तो जब तक मेरे पास समय था मैं जाता रहा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन का भी कैरिकुलम मैंने बनाया, नॉन फॉर्मल एजुकेशन की मैंने किताबें भी लिखी, जो अनौपचारिक शिक्षा थी। और इवन मीडिया का जो पाठ्यक्रम था, उसमें जो डेवलपमेंट है, एक्सक्लूसिव, ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, डेवलपमेंट जर्नलिज्म जो मैं लिखता हूँ, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, तो इन सारी चीजों को मैंने उसमें जोड़ा, उसमें डाला, उससे किया। तो वो सारी चीज, इवन जो
नेटिव इंटेलिजेंस, नेटिव विजडम, नेटिव नॉलेज की चीजें मैंने कैरिकुलम में भी डाला, नॉन फॉर्मल में भी, और जर्नलिज्म में भी उसको इस्तेमाल किया। हमने एक सीरीज की, अपनी बोली अपनी बात। वो सीरीज ये की कि जो गांव में लोग कहानियां सुनाते हैं, ऐसे किस्सा को जो खाली ऐसे लोग अनपढ़ लोग, उनके पास जो कहानियां हैं उनको इकट्ठा करके उनको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, यानी जो कभी पाठ्यक्रम में नहीं आती, उनकी किताबें बनी। तो हमारा कंट्रीब्यूशन ये था कि हम फील्ड में वहां गए, वहां से कहानियां लेके आए। तो वो सब मेरे लिए भी एक वो की तरह चीज थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सोहन लाल द्विवेदी हिंदी के महाकवि, मैंने उनके साथ भी काम करने का मौका मिला, जिनको मैंने कक्षा 5 की किताब में उनकी कविता हमने पढ़ी थी, उठो लाल अब आंखें खोलो। तो वो उनकी कविता पढ़ी थी। तो मैं जब उनको मैं देखा कि साहब मैंने आपकी कविता पढ़ी थी, अब मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। और तो ये मेरे लिए ये भी सौभाग्य था कि उस पुस्तक के रचना मंडल में सबसे ऊपर लिखा था सोहन लाल द्विवेदी, सबसे नीचे लिखा था प्रताप सोमवंशी। क्या बात है, वेरी नाइस, गर्व की बात। अच्छा प्रताप जी, एक नवीन जी रुकिए, नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा, मेरे को जरा भूलने की बीमारी है। प्रताप जी, इसी से रिलेटेड मेरा ये सवाल था कि क्या आप ये जरूरी नहीं समझते कि जो पाठ्यक्रम आपने तैयार किया था ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही लागू हो? क्यों नहीं हम 12वीं क्लास से पहले इसको ऐड कर सकते, ताकि जो कठिनाइयां हैं, जो इसकी अच्छाइयां हैं, जो इसकी सोच है कि जर्नलिज्म क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है, ये पाठ भी पढ़ाया जाना चाहिए हमारे स्कूल्स में रादर देन कॉलेज में, वहां से शुरू हो जाना चाहिए काम। हाँ, अब सीबीएसई ने स्टार्ट किया है, कम्युनिकेशन अलग लोगों ने बनाया है, लेकिन अब ये आ गया है कि कम्युनिकेशन लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो सब चीजें जा रही हैं, जानकारियां दी जा रही हैं। लेकिन अभी भी जो शिक्षा व्यवस्था पूरे विश्व की, मैंने दुनिया के तमाम विश्वविद्यालयों के भी पाठ्यक्रम देखे हैं, और खास तौर पे जो इनोवेटिव कैरिकुलम्स हैं उसको भी मैंने देखा है। जो हिंदुस्तान में तमाम इनोवेटिव कैरिकुलम पे काम करते हैं उनसे भी बात की है। तो अभी भी एक गैप तो ये है ही अमरजीत भाई, कि जो हम पीते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं और जो हम पढ़ते हैं, उसमें फर्क है। हाँ, ये तो सही बात। हमारे यहाँ जैसे पाठ्यक्रम में एक सवाल आता है कि हमने किचन, जो कक्षा 3-4 की किताब में, गांव में पढ़ाई जाने वाली किताब में, हमने रसोई का चित्र बनाया कि खड़ी रसोई में महिला खाना बना रही है। गांव में सारी रसोई बैठ के बनती है, बैठ के बनाई जाती है। तो उस बच्चे को ये लगता है, उस बच्चे को लगता है कि ये खड़ी रसोई वाला ज्यादा श्रेष्ठ है और बैठी रसोई वाला कुछ इंफीरियर है जी। तो हमें बैठी रसोई का महत्व भी पढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छे। तो ये जो चीजें, जो हमारे वैल्यू सिस्टम है, जिस वैल्यू सिस्टम की हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी, तो वो जो वैल्यू सिस्टम हमारे जो परंपराओं का है, जो हमारे जीने का है, 5000 साल की उस सभ्यता का है कि जिसने चीजों को बनाया। अनुपम जी कहते थे, अनुपम मिश्र जी, की भाई 5000 साल से हमने नदियों को बचाया, हमने पेड़ों को बचाया, हमने सब बचाया, कि 100 साल में हम कौन सी पढ़ाई पढ़ गए कि सब कुछ नष्ट होने लगा। तो यानी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं 100-200 वर्षों से, उसमें कुछ ना कुछ गैप है, जो गैप हमें नुकसान कर रहा है। तो इसी को देखने की, समझने की जरूरत है। अच्छा प्रताप जी, इतना आपका एडिटर, सब एडिटर, रिपोर्टर, मैनेजिंग एडिटर, आज तक का आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन रहा है, या किसके साथ आपको मिलने में लगा कि हाँ यार ये बंदा थोड़ा सा बैलेंस्ड है, या ये अच्छा आदमी है, या अच्छी पॉलिटिशियन है? कि कैसा आपको लगा कि एक पर्सनल लेवल पे, नॉट ऑन अ प्रोफेशनल लेवल, एब्सोल्युटली, कि कोई भी आपको लगता है कि हाँ यार इसमें दम है बंदे में? देखिए, बहुत सारे लोग मिले। हाँ। मैं आपको एक आध का उदाहरण भी बताता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग मिले। जी, बहुत लोग मिले, और क्या क्या लोग मिले। हाँ, मैं शेर भी मैंने कहा कि सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, सीधे सच्चे अच्छे भी हैं लोग बहुत, कैसे कह दूं 2-2 4 नहीं होता। वाह, क्या बात। तो ये जो सच है, 2-2 4 होता है। सीधे सच्चे तमाम सारे लोग मिले, तमाम लोग जिन्होंने आपको सिखाया। किताबों ने नहीं सिखाया आपको उतना ज्यादा जितना इन लोगों ने सिखाया। पॉलिटिशियंस
मिनिस्टर रहे, पावर के मिनिस्टर रहे, इरिगेशन के मिनिस्टर रहे, और जब मैं उनके घर गया तो वो रावल गांव की टॉफी के डिब्बे में दाढ़ी बनाने का सामान रख के, पटरे की चड्डी पहन के और शीशा सामने रख के और ब्रश से वो दाढ़ी बनाते हुए मिले और हंसते हुए कहा कि आओ आओ, चिरकुट प्रदेश में आपका स्वागत है। और बहुत खूब, बहुत खूब। और बैठो, वो शहंशाह की तरह बैठे, और मुझे लगा कि मैं जैसे जो चाहे ब्रिटेन का पैलेस हो, चाहे व्हाइट हाउस हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, उस तरह की जो अनुभूति होती है, उससे ज्यादा की अनुभूति की जैसे किसी सम्राट के महल से मैं लौटा हूँ। तो उस तरह से मुझे वही इसी तरह के लोग प्रिय हैं। तो इस तरह के वैल्यू सिस्टम को जीने वाले भी तमाम सारे लोग मिले। क्या बात है। मैं इससे पहले कि हम हमेशा ज्यादा आपका टाइम ले लिया, आप काफी बिजी हैं, व्यस्त रहते हैं। मैं लास्ट क्वेश्चन के आने से पहले, मुझे नहीं मालूम है नवीन जी के पास क्वेश्चन है कि नहीं है क्योंकि उन्होंने फिर मेरी बात से कोई ना बात निकाल लेनी है। भाई साहब, आपका एक और शेर है बड़ा खूबसूरत, और मुझे वो जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे अंदर तक चला गया कि और ये सही है कि हम सब इस दुनिया में आए हुए एक पात्र की तरह काम कर रहे हैं। हमें अपना रोल अदा करना है और उस दुनिया से चले जाना है। जब तक वो डायरेक्टर है, वो काम जितना काम दिया है उतना ही काम कर रहा है। तो आपने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना। बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। इतना खूबसूरत लिखा है, मतलब मैं ये सोच रहा था कि ये हम सभी की बातें हैं। हम सब कहीं ना कहीं क्या कमाल का सर, आपकी में जो दृष्टि है उसकी हाँ, ये अमरजीत बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, आप इनको छोटा मोटा मत समझिए। मैं तो साहब की मैं समझ रहा हूँ, आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी अमरजीत सिंह, हमारे सर अमरजीत सिंह। मुझे पता है कि सर अमरजीत सिंह ने क्या गजब की जगह बताओ रखी है उंगली, उसी से पता चल गया कि जो नाड़ी विशेषज्ञ है। तो शुक्र आपने ये नहीं कहा दाढ़ी विशेषज्ञ है। मुझे आप इनको क्लियर कर दीजिए, नाड़ी वाली बात हो रही है, नारी वाली बात नहीं हो रही। अच्छा, ये वैसे नवीन भाई दोनों पे हंसना चाहे तो दोनों पे हंस सकते हैं, हम लोग दोस्त हैं। बिल्कुल, ये बात भी ठीक है, क्या दाढ़ी में हंस लीजिए। तो ये जो शेर था, इस शेर के पीछे कहानी बहुत अच्छी सी है। कहानी ये थी कि एक ज्योति शंकर शुक्ल थे जो नीरज जी वगैरह के समकालीन थे और उन सब के लिए बड़ा काम किया। तो मैं उन्हें दादा कहता था। तो वो इलाहाबाद में आए और एक रात को वो जब कहीं गए हुए थे और रात को 12 बजे मेरे घर के नीचे खड़े होके वो चिल्लाए, कवि ए कवि ए कवि। मेरी माँ गुस्साई। मेरी माँ ने कहा कि ये जो तुम बुड्ढों से दोस्ती करते हो, ये बुड्ढे रात में आके जगाते हैं, पूरा घर डिस्टर्ब होता है। अब तुम इस बुड्ढे को लेके सीधे छत पे चले जाओ और तुम नीचे दिखाई मत पड़ना, और जो भी बोलना तुम लोग आपस में बात करना, नीचे मत आना, पानी ले जाओ, चाय ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो हम लोग घर निकाला हुआ ऊपर चले गए। तो मैंने कहा दादा आप रात में 1 बजे क्यों आए? तो उन्होंने कहा यार मैं जिसके यहाँ गया था वो मुझसे ऐसे ऐसे सवाल कर रहा था कि मुझे लगा कि यार मैं इसके साथ हूँ और मैं इसी से अलर्ट रहूं बात करते समय, ऐसा मैं नहीं रह सकता। मुझे डरा गया, मैं भाग आया कि मैं तुम्हारे साथ रहूं और तुमसे अलर्ट रहूं। तो ये जो बात थी ना, यही शेरी तर्जुमा है दादा की बात कि तुम्हारे साथ रहना, किसी के साथ रहना और उससे बच के रह लेना। बताओ किस तरह से लोग ये रिश्ता निभाते हैं। और शेर ये था कि हजारों लोग मिलते हैं तो कोई एक समझता है, बड़ी मुश्किल से हम भी दोस्ती में सर झुकाते हैं। बहुत खूब। तो दादा मेरे लिए उसी हजारों में एक की तरह थे कि जिनके आगे सब झुकता था। बहुत बढ़िया। प्रताप जी, आजकल के शायरों में, आजकल के कवियों में आपको कौन लगता है कि वाकई में इनमें दम है? जिन्हें आप सोचते हैं कि दम शेरों में होता है, शायरों में नहीं।
हाँ ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है, तो कौन से शेर आपको किन शायर के कहते हैं अच्छा लगता है, या उसको उल्टा कर देता हूं मैं? बहुत सारे। हाँ तो शेरों में जैसे दमदार तो शेर होते हैं, शायर तो मतलब शायर शायर से टायर की राइम होती है। तो शेर जो है शेर। बिल्कुल मजा आ गया। हाँ वो चलते रहते हैं बस। नहीं मैं इन्हीं से रिलेटेड जो शेर आप देखिए कई सारे। हाँ जी जी नहीं आप पूरी कीजिए बात, मैं बाद में आता हूँ जी। अच्छा, तो जो शायर हैं तमाम सारे अननोटिस किस्म के शायर। आप देखिए मरहूम अख्तर नज़मी, ऐसे शायर का मैं आपको शेर पढ़ रहा हूं जो आपने नहीं सुने होंगे ज्यादा। शेर क्या कहता है कि तुमको खाली ही मिलेगा मेरे दिल का कांसा, गम भी आते हैं तो अशारों को दे देता हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। किसी एक शायर थे, उनका ये शेर था, क्या कहा कि किसी फकीर ने उसका गुरूर मांग लिया, किसी फकीर ने उसका गुरूर मांग लिया, हमारे शहर के दानी ने खुदकुशी कर ली। वाह वाह वाह, कमाल है, कमाल है, बहुत खूब। तो ये तो इस तरह से इतने सारे लोग हैं। एक भोपाल के जो शायर थे, और जिन्होंने 2-2, 3-3 गजलें लिखी, उनकी किताबें कंपाइल की उन्होंने जी। उसमें एक अननोटिस किस्म का शायर था, उसका शेर था कि शहरों ने गांव वालों को चालाक कर दिया। शहरों ने गांव वालों को चालाक कर दिया, मासूमियत की बाढ़ को एक भेड़ खा गया। तो ऐसी दिक्कत ये होती है कि हम कुछ गिनती के नामों के बीच उलझे रहते हैं। इन नामों में जो अच्छी शायरी है वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाती है। जब आती है तो हम सुनते ही नहीं, हमको लगता है कि फला व्यक्ति करेगा तभी शायरी होगी। तो उसमें चीजें, हमें सुगंध की कदर करनी चाहिए, किस बाग फूल की कदर करनी चाहिए, बाग की नहीं कि किस बाग के ये हैं फूल। वो मुगल गार्डन के भी हो सकते हैं, जंगल के भी फूल हो सकते हैं। करेक्ट। अगर हम इस तरह से देखेंगे तो मैं अच्छी शायरी और बेहतरीन शायरी हमें मिलेगी। शायरी तो धूमिल कहता था ना कि कविता क्या है, कविता एक सार्थक वक्तव्य का नाम कविता है। हम उस्ताद वाली आसी कहते थे हम गुफ्तगू करेंगे गजल की जबान में। जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी आपको शायरी का रस मिल सकता है आपकी किसी बात में। बस इसको समझने और महसूस करने की जरूरत है। बहुत। तो मंत्री साहब, तो हर शायर के पास जी अच्छे शेर हैं, हर शायर के पास खराब शेर हैं, और लेकिन शायरी खूबसूरत है। जी सोमन सिंह साहब, अभी आपने बात की गांवों और शहरों की, अभी गांव और शहरों की जो बात की उसके ऊपर जो आपने शेर सुनाया, और अभी आपने काफी अलग अलग नाम लिए जो बड़े बड़े कवि हुए या जो राइटर्स हुए जिन्होंने काफी कुछ अच्छा लिखा, और जैसे पुराने रामधारी सिंह दिनकर हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं, नीरज प्रेम जी हैं, या सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, हरिवंश राय जी हैं। ये सभी इन्होंने जो लिखा, जहां तक मुझे समझ आती कि ये सभी जमीन से बहुत जुड़े रहे। इन्होंने वो महसूस किया जो कि बाकी लोगों ने नहीं महसूस किया। शायद ये वो अपनी बात इसलिए कह पाए क्योंकि ये ज्यादा जुड़े हुए थे, या ये ज्यादा सेंसिटिव थे बाकियों के मुकाबले। क्या आपको लगता है कि आज भी ऐसे पत्रकार या आज भी ऐसे राइटर मौजूद हैं जो कि अभी तक जमीन से जुड़े हुए हैं, हालांकि जो गांव है वो भी शहर जैसे हो गए हैं आजकल? तो और देखिए, पहली चीज ये है कि उन्नति, प्रगति, तरक्की कहीं भी हो तो कोई बुरी चीज नहीं है। हम अपनी तस्वीर ही अगर देखें, हम अगर अपनी 30 साल पुरानी फोटो देखें, तो हम जो बाल बनाते थे हमारे तरीके अलग थे, हम जैसे बात करते थे, जैसे तरीके अलग थे। तो हमने अपने आप को चेंज किया, हम थोड़ा अपग्रेड हुए, हम थोड़े बेहतर हुए। तो अगर कहीं चीजें बेहतर हो रही हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो चीजें हो रही। लेकिन इस बेहतर के बीच में जो हमारा बेहतर था वो छूट न जाए, यही समझना ही समझदारी है।
बिल्कुल। तो ये समझने का फेर है। तो गांव शहर कहीं भी हो, उसमें ये समझदारी बची रहे तो सब कुछ बचा है। ये समझदारी अगर नहीं है तो सब कुछ गायब है। तो ये जो लिखना, पढ़ना, साहित्य, कविता, कहानी, सब कुछ का काम क्या है? एक बेहतर मनुष्य बनाना और बेहतर मनुष्य बचाना। ऐसा नहीं है कि आप कोई अचानक बना देंगे, नहीं, बेहतर मनुष्य पहले थे, वो थे, उनको बचाना है, और जो नहीं है उनको बेहतर मनुष्य बनाना है। सारी कलाओं का ऑल आर्ट फॉर्म सब जाके यहीं खत्म हो जाता है। हमारा जो डायलॉग है, जो संवाद है, हमारा इसको रिकॉर्ड करने के पीछे, हमारा इसको लोगों तक पहुंचाने के पीछे हमारा मकसद भी यही है, और जो सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, उनका भी मकसद यही है। और जो सुन के जिनको एक आध दो को जिनको अच्छा लगेगा, जब वो फॉरवर्ड करेंगे तो उनका भी मकसद एक ही होगा, तो किसी भाषा के लोग हों, किसी प्रांत के लोग हों, किसी देश के लोग हों। प्रताप जी थैंक यू, आपने इतना समय दिया। जाते जाते कुछ सुझा दीजिए जो आपके मन की हो। मन की बात कह दीजिए आप। मन की बात कह दीजिए। क्या होता है अपने मन की बात कि हमने, अपने मन की बात, कि हमने जो है रंगों को भी पार्टियों के नाम से जोड़ दिया, शब्द भी जुड़ गए पार्टियों के नाम से, कि सामाजिक न्याय बोलता हूं तो एक पार्टी याद आती है, राष्ट्रवाद बोलता है तो दूसरी पार्टी याद आती है। तो ऐसे दौर में बहरहाल मैं आपको 3-4 शेर पढ़ देता हूँ जाते जाते। जो मेरा संग्रह है, इतवार छोटा पड़ गया, गजलों का कलेक्शन, उससे, कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया। बहुत अच्छे। सादगी का नूर चेहरे पे उसके इस तरह, सादगी का नूर था चेहरे पे उसके इस तरह, मैंने देखा जौहरी बाजार छोटा पड़ गया। बहुत अच्छा। मुस्कुराहट लेके आया था वो सबके वास्ते, इतनी खुशियां दे गया घर बार छोटा पड़ गया। बहुत। बिल्डिंगें ऊंची हुई और प्यार छोटा पड़ गया, बिल्डिंगें ऊंची हुई और घर छोटे हो गए। जी। ये शेर मैं स्लिप कर रहा हूं, तो मैं अगला शेर पढ़ देता हूं। जी। तो अगला शेर ये था कि सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए। जैसे आपसे बात करते करते अभी सब याद आ गए, जाने कब के भूले बिसरे। क्या बात है। सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। इतवार छोटा। बहुत तोमर सिंह साहब, बस मेरा एक क्वेश्चन है, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप जब अपने अखबार वाले दफ्तर में बैठते हैं, मैं तबला टीच करता हूँ या बजाता हूँ, तो उस वक्त की जो एनर्जी है, उस वक्त की सोच अलग हो जाती है। जब आपके हाथ में कलम होती है, आप अपनी सीट पर बैठे हैं, उस वक्त आपकी सोच अलग होती है। आप उस वक्त सिर्फ एडिटर होते हैं, आपकी सोच, आपका दिल दिमाग उस जगह कंसंट्रेट होता है कि मुझे क्या करना है। तो उन सब से गुजरते हुए इतने सालों से इतनी आपके पास खबरें आती होंगी, हर तरह के लोग मिलते होंगे, हर तरह की सोच के लोग मिलते होंगे। उन सभी सोचों को इकट्ठा करते हुए, दिमाग में रखते हुए, आप ये बताइए कि आज हम ऑल ओवर, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करता हूं, मैं सभी पार्टियां जो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद हैं, हम उन सब को साइड में करके आप ये बताने का थोड़ा सा मुझे अपने विचारों में बताएं कि हम कहां तक उन्नति कर पाए, सोच में, बेरोजगारी में, कामकाज में, है ना, अपने व्यक्तिगत आचरण से हम कितना ऊपर उठे, ये सारी ऑल ओवर आप मुझे 2 लाइनों में समझा दीजिए जरा। देखिए, मैं एक लाइन में समझा देता हूं। एहतराम भाई के एक शेर का एक मिसरा है, आंकड़ों में था
सफल लेखा विफल संघर्ष का। वाह जी वाह, कमाल है, सुपर सुपर। आपने दी एंड कर दिया। अच्छा प्रताप जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो, विश यू ऑल द बेस्ट और आपसे जुड़े रहेंगे। अच्छा अच्छा, चलो थैंक यू वापस ले लेते अभी बीच में रख दे। अच्छा ठीक है। हमारा हर हमारे गेस्ट से एक ही क्वेश्चन होता है आखिरी, कि इतना काम करते हुए, इतने लोगों से मिलते हुए, इतनी सेवा करते हुए, मैं सेवा कहूंगा क्योंकि जैसा आपका व्यक्तित्व है और आपका प्रोफेशन, सेवा की ही उम्मीद कर रहा हूं। आपने इसमें से कुछ अपना फायदा नहीं लिया होगा, ये हम दोनों भाई समझ चुके हैं। हम जब से आपने समाज का भलाई किया होगा। जी जी जी। तो उन सबको के साथ ये काम करते हुए, रहते हुए, मिलते जुलते हुए, ऐसी कोई बात लोगों के बीच में हुई हो जो आपके दिल को छू गई हो, कोई राज जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, जो कि किसी को पता नहीं है। हमको भी नहीं पता। देखिए ऐसा है कि इस पूरी चीजों में मुझे लगता है कि मैं अगर ये जर्नलिज्म नहीं कर रहा होता जी, तो मैं बार बार इसको कहता हूँ, लोग कहते हैं कि कैसे आप ये बैलेंस रखते हैं जर्नलिज्म और शायरी के बीच में। तो मैंने ट्विटर पे अपना जो बायो लिख रखा है कि ये पोएट्री एंड जर्नलिज्म आर माय टू आईज, दो आंखों की तरह हैं जिनसे मैं पूरा देख पाता हूँ समाज को, चीजों को। वरना आपकी आंखों का जो विजन है 6x6 होता है जी। आप 6 फीट की दूरी तक देख पाते हैं और दूर देखते हैं। पीछे देखना हो तो मुझे मुड़ के देखना पड़ेगा, आगे देखना हो तो मुझे मेज पे या किसी जगह पे चढ़ के देखना पड़ेगा। लेकिन मैंने एक ऐसा प्रोफेशन चुना कि वो जो मुझे एक स्टेज देता था कि मैं चढ़ के भी देख लेता था, जो मुझे एक क्षमता देता था कि मैं पीछे की चीजें देख लेता था, और ये सब चीजें देख के फिर और ऐसे लोगों से मिलवा देता था कि फिर जो जाके आपके शायरी में, आपकी कविता में, आपकी कहानी में किरदार की तरह वो आ जाते थे। तो मुझे लगता है कि अगर कुछ भी मेरा लिखा पढ़ा बोला अगर जीवंत लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आपको टच कर रहा है, तो शायद ये मेरे प्रोफेशन का कमाल है कि मैं इसमें लोगों से इंटरेक्ट करने का, लोगों से बात करने का, लोगों को सुनने का, लोगों के बोलने के अवसर तो बहुत हैं जी, बोलने के मौके बहुत हैं, लेकिन सुनने के मौके कम होते हैं। मैंने एक ऐसे प्रोफेशन को चुना जहां मुझे कम बोलना था, सुनना ज्यादा था। तो लोगों से सुन के चीजें मैं जान गया। अदरवाइज तो मतलब मुझे, मेरा शेर ही है कि मुझे अपने किए में कुछ ना कुछ कम दिख ही जाता है। कभी ऐसा नहीं लगता, कभी वैसा नहीं लगता। बहुत खूब। अब आप शुक्रिया कर दीजिए, मैं भी कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच आज प्रताप जी, और मजा आ गया। आपके जो एक्सपीरियंस है, आपका जो करियर है, उससे जो दर्शक सुन रहे हैं हमारे, कुछ ना कुछ वो लेके ही जाएंगे। तो धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए और आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर ये होता है कि भाई पत्रकार होता है, वो कभी नहीं बन पाता। आपके अंदर ये आप 2 in 1 है, उसके लिए भी शुक्रिया ऊपर वाले का। हाँ, बस इसमें ये होता है कि आप जहाँ कवि होते हैं वहां लोगों को लगता है अरे ये पत्रकार है, क्या कविता लिखेगा। जी बिल्कुल। और कवि ये कहते हैं और पत्रकार ये कहते हैं कि यार तुम कविता ही लिखो, अखबार छोड़ दो। बहुत नहीं, आप ये दोनों करते रहिए। आप बहुत ही बखूबी ये दोनों काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी चीज बजा के समाप्त करता हूँ।